हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्लास 10th का मैथ का एक काफी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रीवियस ईयर मॉडल उठाकर आप पेपर उठाकर देखिएगा तो ज्यादा ही अब प्रश्न पूछा है। इसको कैसे सोल्व करेंगे आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे और एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या करना है, तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, 91, क्या लिखेंगे, 91 लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग इसका फिर क्या है, 26 है, 2 है ना। इसका सबसे पहले 91 है, तो 91 यहाँ पर देखते हैं निकाल कर, यहाँ पर 7 से कट जाएगा, 13 7 91 और 13 एकम में 13 हो गया। इसका निकला है 7 गुणे 13, ये निकला। फिर बचा है 26, 26 का निकाल देते हैं। 26 का निकालेंगे तो 13 गुना के 26 और 13 एकम में 13, इसका निकल गया कितना, तो 2 गुणे 13, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, निकल गया। लेकिन इसमें पूछा है, क्या पूछा है कि एचसीएफ तथा एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो जोड़ा बनता है वो क्या होता है, तो एचसीएफ होता है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वहां पर क्या हो जाएगा, वो एचसीएफ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो 13 है इसका क्या हो रहा है, जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर लिखेंगे HCF, HCF कितना हो जाएगा इसका, तो 13 हो जाएगा, ठीक। एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे LCM बराबर 7, यहाँ पर 7 है ना, ऐसा करते हैं सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, ये 2 है 2 लिख लेते हैं, गुणे 7 है 7 लिख लेते हैं। और जिसमें से जोड़ा जो बना है उसमें से केवल एक लिखना है। जिसका जोड़ा बना रहता है ना, जैसे यहाँ पर जोड़ा बना है, इसमें से हम केवल एक जोड़ा लिखेंगे, यहाँ पर 13 लिखेंगे केवल। ये नहीं कि दोनों 13 नहीं लिखेंगे, बस एक 13 लिखेंगे। और यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो 2 7 14, और 14 में 13 का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। ये हम लोग का ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया और ये HCF हो गया, ठीक। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा है, ठीक। हाँ, तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर कैसे लगाया जाता है एक बार सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा ही आता है। आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न है और कैसे लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णिक दूर एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। आइए कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे और लिखेंगे यहाँ पर कि मानेंगे, ठीक है, माना कर्णी दूर एक, यहाँ पर अपरिमेय लिखा है ना, हम यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे कि माना कर्णिदु एक परिमेय संख्या है, यहां पर ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, तो परिमेय संख्या कहा जाता है जो P बटा Q के रूप में जिसको लिखा जा सके। तो P बटा Q और यहाँ पर जो √2 है इसको उतार देंगे। इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जहां Q नॉट इक्वल 0, जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे क्या
कि P बटा Q, यहाँ पे लिखेंगे कि P बटा Q, यही पर लिख दे रहे हैं कि P और Q एक क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने लिखा है कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य क्या होता है, तो सहअभाज्य वो होता है जिसका HCF एक आए। ठीक है, सहअभाज्य मैंने यहाँ पर लिखा है P और Q एक क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF एक आए। ठीक, जिसका HCF एक आ जाएगा वह संख्या क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्या करते हैं, आगे करेंगे कि दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर या स्क्वायर करने पर। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो दोनों पक्ष क्या है, तो एक P बटा Q है, P बटा में Q, इसका स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर अंडर रूट में 2 है, इसका भी क्या करते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं। इतना बात समझ में आ गया। यहाँ पर हम जब करेंगे इसका स्क्वायर तो P का स्क्वायर बटा में Q का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और अंडर रूट 2 है, इसका हम लोग का हो जाएगा 2। ये 2 कैसे आया है, बहुत सारे विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जब आप करनी में 2 का गुणा होगा तो ये अंडर रूट हट जाता है, केवल एक संख्या 2 लिखा जाता है। ठीक, अगर यहाँ पर मान लो कि करनी 2 है और यहाँ पर करनी 3 है और यहाँ पर करनी 2 का गुणा होता है, तो यहाँ पर आपस में क्या हो जाएंगे, ये गुणा होकर करनी में 6 लिखा सकते हैं। लेकिन अगर सेम संख्या रहेगी तब वो करनी हटकर केवल क्या हो जाएगी, एक संख्या लिखा जाएगा। यानी कि जब 2 का 2 में गुणा होगा करनी का, केवल 2 लिखाएगा। अगर करनी 3 का गुणा करनी 3 में होगा तो केवल 3 लिखाएगा। ठीक है, ऐसे होगा गुणा करने का। फिर यहाँ पर देखिए, इसका ऐसे कर देते हैं कि P, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर दे रहे हैं कि P स्क्वायर, ठीक है, ये लिखे हैं P स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं Q। ठीक, और एक Q का इसमें गुणा कर देते हैं, बराबर क्या क्या हो जाएगा, तो 2Q हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कैसे हुआ है। मैंने P स्क्वायर, यहाँ पर 2 है ना Q, तो मैंने P स्क्वायर बटा में Q ये लिख दिया और एक का इसमें गुणा कर दिया है, 2Q हो गया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि जो P स्क्वायर बटा Q है, ये क्या है, एक ये भिन्न है, क्या है दोस्तों, सॉरी, ये भिन्न नहीं है, क्या है, P स्क्वायर बटा Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक है और 2Q क्या है, भिन्न है। P स्क्वायर बटा में Q एक पूर्णांक है और जो 2Q है वो क्या है, भिन्न है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक और भिन्न क्या आपस में बराबर होते हैं, ऐसा मुमकिन है? पूर्णांक और भिन्न आपस में कभी नहीं बराबर होंगे। तो हम अपने मन से यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ P स्क्वायर अपॉन Q एक पूर्णांक है, जबकि 2Q एक भिन्न है,
आएगा। इतना समझ में आ गया। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि पूर्णांक, पूर्णांक तथा तथा भिन्न आपस में, आपस में बराबर, आपस में, आपस में बराबर नहीं होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारी जो कल्पना थी वो क्या है, गलत है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए करड़ी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना आपको दोस्तों लिखना है, या आपको पूरा लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे मैंने लिखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, नहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन में यही पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके बताना है, काफी ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना, माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, हमको मानना पड़ेगा। यहाँ पर अपरिमेय लिखा है ना, हम लोग यहाँ पर परिमेय लिखेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, फिर लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या दोस्तों किसे कहते हैं, जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर परिमेय संख्या P बटा Q हो जाएगा बराबर 5 प्लस अंडर रूट 3, ये हो गया। फिर क्या करेंगे दोस्तों कि इन दोनों का क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। यहाँ पर हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ लिख सकते हो, जहां जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, यहाँ पर फिर लिखोगे कि दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक बार समझ लो, यहाँ पर एक बात और समझ लो, इतना आप लोग काफी में लिख लिए हैं। फिर क्या करेंगे यहाँ पर कि P बटा में Q, इतना हो गया। ये जो 5 है प्लस का 5 हम बराबर के इस पार लाते हैं, बराबर के जब इस पार लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5, और ये हो जाएगा बराबर का अंडर रूट में 3 हो जाएगा। इतना बात हो जाएगा, समझ में आ गया ना, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि इसका लेना है एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा Q, हो जाएगा नहीं हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा क्यू, क्यू से क्यू में भाग देंगे पी बचेगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पी। यहाँ 1 से क्यू में भाग देंगे हो जाएगा क्यू, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस का 5 क्यू आ जाएगा, बराबर में √3 ये लिख देंगे। इतना बात समझ में आ गया। और इधर लिखते हैं कि 5 - 5q अपॉन q बराबर में √3। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसको बोला जाता है परिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और यहाँ पर क्या है, एक √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में क्या नहीं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर अपने मन से लिख सकते हैं क्या, अच्छा यहाँ ना जी, हाँ इसको थोड़ा सा बंद करो, चलाने दो ना। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं p - 5q, ठीक, और बराबर का √3, यहाँ पर बटा में क्या है तो q है, q लिख देंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसको बोला जाता है परिमेय संख्या। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी p बटा q के रूप में है, इसको बोल देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर, ये क्या है कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। दोस्तों आपको पता होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको लिख देना है कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि परिमेय, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि p - 5q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक, और √3 एक अपरिमेय संख्या है। दिखाई देता है ना, इधर है जी, मतलब कहाँ तक नहीं एक स्टेप ना, और नीचे करो हल्का सा, हाँ। तो यहाँ पर कर्ण 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर लिख देना है। फिर लिखोगे, क्या लिखोगे कि अपरिमेय और परिमेय आपस में हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपस में बराबर, यहाँ पर लिख रहे हैं बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। अतः हमारी कल्पना करना,
अतः हमारी कल्पना करना अत्यंत ही गलत है, इसलिए 5 प्लस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए दोस्तों, आप इसी तरह बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, आप इसी तरह बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो एक बार क्या कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अब यहाँ देखिए, ये 4 नंबर प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह द्विघात समीकरण से है। और आप देखेंगे कोई भी प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर उठाकर देखिए, ये प्रश्न पूछा है। आइए लगा कर देखते हैं कैसे लगता है। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे। और क्वेश्चन क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। इसको हम लोग मान लेंगे क्या, इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से तुलना करने पर, समीकरण 1 से तुलना करने पर यहां पर लिखेंगे पर। तो कैसे तुलना करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस 0 बराबर प्लस c बराबर 0। ये हम लोग क्या करना है, इसी से तुलना करना है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 3 है। यहाँ पर लिख देंगे a बराबर, या इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। इस तरह समझ में आ रहा है ना। तो a का मान क्या दिया है, 3 कर देंगे। फिर b का मान क्या दिया है, b का मान क्या दिया है, तो यहाँ पर x दिया है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1। फिर यहाँ पर c का क्या हो जाएगा मान, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया माइनस का 4, c बराबर। अब लिखेंगे यहाँ पर, अब द्विघात बहुपद क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 का गुणनखंड करने पर, इसका गुणनखंड कैसे होगा दोस्तों, आप सभी क्लास 9th 8th में पढ़े होंगे गुणनखंड करना, उसी तरह से यहाँ भी गुणनखंड करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, इसी का हमको गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 4 में 3 का गुणा करेंगे, तो 4 में कितना होता है, 12 होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ऐसा है कि अगर हम गुणा करेंगे तो 12 भी आना चाहिए और कितना आना चाहिए, माइनस का 1 भी आना चाहिए। ऐसा कोई संख्या है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, जैसे यहाँ पर कहा है कि 1 भी बचना चाहिए। ठीक, और गुणा करने पर 12 भी आना चाहिए,
और इसके बीच में अगर हम 4 गुणे 3 भी करते हैं तो 12 आ जाता है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारे सामने आ जाता है। अगर हम 4 का गुणा 3 में करते हैं तो 12 आ जाता है, और 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 भी आ जाता है। यानी कि 4 यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में से क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं x। x कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो यहाँ पर इसमें से ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4x। अब यहाँ पर 3x माइनस का 4 तो दिया ही है, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। कॉमन नहीं दिखाई देता है दोस्तों, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस समय हम एक कॉमन ले सकते हैं। एक कॉमन ले सकते हैं, एक में अगर किसी का गुणा होगा किसी के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ले सकते हैं गुणा में, प्लस का यहाँ पर लगाकर एक ले सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 3x माइनस का 4, ये हम लोग का गुणनखंड हो गया। फिर इसमें से जो दो यहाँ पर देखिए 3x माइनस का 4, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 3x माइनस का 4 और यहाँ भी 3x माइनस 4, दोनों सेम दिखाई दे रहा है ना, तो दोनों में से किसी एक को लेना है। 3x माइनस का 4 ये हो गया, और एक बचा x प्लस 1, इसको ले लेना है, x प्लस 1, ये हम लोग का गुणनखंड निकल कर आ गया। फिर इसमें भी क्या करना है, x और देखिए यहाँ पर दोनों तो x है, x का मान भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4 बटे में 3। x का मान 1 निकल गया। x का मान कितना निकला है, तो यहाँ पर निकला है 4 बटे में 3। अच्छा से लिख दे रहे हैं, 4 बटा में 3 लिखा है, ये x का मान निकला है। ठीक है, बार बार वही क्यों गलती हो रहा है भाई। ये x का मान निकला है। एक और दिया है x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1। यहाँ पर दो जो मान निकला है यहाँ पर लिख रहे हैं, एक निकला है कि x बराबर 4 बटे में 3 और एक निकला है माइनस का 1। ये जो निकला है ना दोस्तों x का मान, यही होता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणांक, यही निकला है। यही जो निकला है ना, यही निकला है शून्यकों का। यहाँ बोला है ना शून्य ज्ञात कीजिए, तो यही शून्य जो निकला है x बराबर 4 बटा 3 और माइनस का 1, यही निकला है शून्य। हमसे यहाँ पर यह भी पूछा है कि शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको जांच भी करना है, तो आइए यहाँ पर जांच कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे जांच करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों यहाँ पर लिखेंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक, तो यहाँ पर ले सकते हैं शून्यकों का गुणांक बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ को गुणांक बराबर c बट्टा में a। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणांक हमने निकाला है, क्या निकाला है, 4 बट्टे में 3 और यहाँ पर है माइनस का 1, और बोला है गुणांक का मतलब होता है गुणा करना है, इसके दोनों के बीच गुणा कर लेते हैं। और बराबर में देखो यहाँ पर c का मान पूछ रहा है, मैंने शुरू में ही c का मान निकाला है। देखिए यहाँ पर c का मान कितना है,
माइनस का 4, तो माइनस का 4 रख दे रहे हैं। और मैंने यहाँ पर a का भी मान निकाला है, कितना है 3 निकाला है, तो 3 रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 4 में -1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4 होगा बटा में 3 बराबर, यहाँ पे भी क्या है माइनस का 4 बटा में 3, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गए, ये बराबर हो गए और हमने सत्यता की जांच भी कर दी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से नहीं समझ में आता है तो बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से लगा लीजिए इसको।